स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अंदर विज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इस वीडियो में मैंने लगभग सभी पाठों को शामिल किया है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और 10वीं के एग्ज़ाम के लिए। चैप्टर 1 जो है भोजन तथा मानव स्वास्थ्य। देखें, नारू रोग का रोगजनक कृमि होता है जिसका नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। ये बोर्ड में पूछा जाता है कई बार, तो याद रखना है आपको। नारू रोग का वाहक एक कृमि होता है जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। फिर देखें क्वेश्चन सेकंड, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप। तो स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। इसका मात्रक भी आपको याद रखना है, mmHg। फिर देखें, तंबाकू किस कुल का पादप है। तो तंबाकू जो है सोलेनेसी कुल का पादप होता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मदिरा का मुख्य घटक। तो मदिरा का मुख्य घटक C2H5OH होता है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके चैप्टर 1 में से, भोजन तथा मानव स्वास्थ्य में से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा या गलकंठ रोग होता है। तो ये आप लोगों को 1 से 5 तक क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखें अध्याय 2, मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम्स में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस अवशिष्ट की गति कौन नियंत्रित करता है। तो सवर्णी पेशियां जो है इनको नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन सेकंड देखें, निम्न में से कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। तो मांसाहारी पशुओं में रदनक, जिन्हें इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं। इनका कार्य जो होता है वो मांस को चीरने फाड़ने का होता है ये। और बोर्ड में कई बार ये पूछा भी गया है, रदनक दांत जो है मांसाहारियों में सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 3, एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है। तो एपिग्लोटिस जो है ये भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकता है। जैसा कि आप जानते हैं, श्वास नली और भोजन नली बिल्कुल पास पास में होती है। तो कई बार जो है भोजन का जो कण होते हैं वो श्वास नली में न जाकर भोजन नली में न जाकर श्वास नली में जाते हैं। तो एपिग्लोटिस जो है इसको रोकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक पाचन की क्रिया ग्रहणी में, जो कि छोटी आंत का भाग है, पूरी होती है। फिर देखिए निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है। तो पीयूष ग्रंथि लार ग्रंथि नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता। तो रेनिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता। क्वेश्चन 7 देखें, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीय श्वसन अंग है। तो ये हो जाएगा मुख। फिर देखिए बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या 2 होती है। एल्वियोलाई में पाई जाती है सल्की उपकला। और क्वेश्चन 10 देखें, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर को 2 भागों में बांटा जाता है, द्रव और कणिकाएं। कणिकाओं में WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती है। फिर क्वेश्चन 11, साधारण लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है। तो साधारण लाल रुधिर कणिकाओं का विकास जो है, देखो यहाँ पे इसका विनाश पूछे तब वो प्लीहा में होता है, तो इसको करेक्शन कर लेना आप, विकास की जगह विनाश करना है। फिर देखें निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कणिका नहीं है। तो बिंबाणु जो है वो श्वेत रक्त कणिका नहीं होती है। फिर देखें किस रक्त समूह में A और B दोनों AB में होते हैं। फिर देखें क्वेश्चन 14, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय में कितनी बार गुजरता है। 2 बार। मनुष्य में मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन 15 देखें, तो मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन 16 देखें, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है। तो ग्लोमेरुलस हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जो कि बौमन संपुट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके बाद देखें निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो है ये अंडाशय और वृषण ये दोनों हो जाएंगे। ख और ग प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्वेश्चन 19 देखें, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 20, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 4 पिंड होते हैं जो कि मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं, 2 देखने के लिए और 2 सुनाई देने के लिए। फिर पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती। मेलेटोनिन। दैनिक लय का नियमन के उत्तरदायी पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट देखें चैप्टर 3, अनुवांशिकी जेनेटिक्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं जेनेटिक्स शब्द दिया बैटसन ने। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर गार्डन पी पे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अनुवांशिकता विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को अनुवांशिकी कहते हैं। क्वेश्चन 4 देखें, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है।
तो मटर की फली का हरा रंग जो है प्रभावी लक्षण के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? तो सामान्यतः किसी जीन के जो है 2 युग्म विकल्पी होते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन 6, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग में चुने थे? तो मेंडल ने जो है 7 विपर्यासी लक्षणों के युग्म को अपने प्रयोग के लिए चुना था। देख सकते हैं आप, इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 7, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक से कराने पर उसे संकर पूर्वज संकर कहते हैं। अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात, तो ये हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 9, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली का रंग सारे थे, लेकिन जड़ का रंग नहीं लिया था मेंडल ने। फिर देखिए एक संकर संकरण F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? तो यहाँ पे ये 3 टाइप के जीनोटाइप बनते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इसके अंदर आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं नहीं पाई जाती आमाशय में। फिर देखिए प्लाविक कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो बी लसिका कोशिकाओं का। क्वेश्चन 3 देखें चौथे पार्ट का, एंटीजन निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो IgG प्रतिरक्षी में एंटीजन निर्धारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी, तो प्रथम उत्पादक प्रतिरक्षी IgD है। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिरक्षियों में से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद देखें माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सी है? तो IgA माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद अपन क्वेश्चन 6, रक्त में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती? तो उपकला कोशिकाएं नहीं पाई जाती। क्वेश्चन 7, रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण कार्ल लैंडिस स्टिनर ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह O होता है, सर्वग्राही AB होता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता का प्रमुख कारण RH बेजोड़ता होती है। नेक्स्ट समजीवी साधन में किसका उपयोग होता है? तो व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग होता है। क्वेश्चन 11 देखें रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों में कौन सा रोग नहीं होता? तो हेपेटाइटिस, रुधिर लयनता और जैकब रोग होते हैं, लेकिन मलेरिया रोग जो है मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा समूह विकल्पियों में समयुग्मजीय अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? तो ओ रुधिर वर्ग इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग अनुवांशिक अनुप्रयोग नहीं है? ख और ग। और भारत में अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। चैप्टर 5 देखें दैनिक जीवन में रसायन, तो इसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के लिए। देखें सार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्ल व सार के विलयन होते हैं, सुचालक होते हैं विद्युत के अम्ल और सार के विलयन। नेक्स्ट देखें पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है? तो पीएच जो है H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। फिर देखें किसी अम्लीय विलयन की पीएच, तो किसी अम्लीय विलयन की पीएच जो है 4 होती है, 7 पे विलयन उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा होने पर विलयन क्षारीय होता है। तो 11 और 14 पीएच क्षारीय होगी, 7 उदासीन होगी और 4 जो है अम्लीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हमारे उदर में भोजन की पाचन की क्रिया किस माध्यम से होती है? तो ये अम्लीय माध्यम से होती है उदर में, ठीक है। अब देखें आगे, आमाशय के अंदर HCl एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट अग्निशमन यंत्र बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दावन सोडा का सूत्र Na2CO3.10H2O, इसका नाम जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? तो ये क्लोरीन गैस देता है। विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर जो है क्लोरीन गैस देता है। नेक्स्ट देखें साबुन का कार्य मृदु जल में, मतलब साबुन जो है कठोर और मृदु जल दोनों में काम, साबुन जो है कठोर जल में कार्य करता है, यानी साबुन मृदु जल में कार्य करता है, कठोर जल में कार्य नहीं करता, अपमार्जक दोनों में कार्य करते हैं। नेक्स्ट मिसाइल निर्माण में हाइड्रोजन पूंछ होती है अंदर की तरफ। इसके बाद देखें प्रोटॉन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं सार, ठीक है। नेक्स्ट देखें चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, क्या क्या इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन FeCl3 FeCl2 में परिवर्तन अपचयन कहलाता है। क्वेश्चन सेकंड, एक पदार्थ 2 छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो यह अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं अपचायक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
तो देखो ये कक्षा 10वीं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माने जाते हैं। नेक्स्ट, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इसके बाद देख सकते हैं अपन क्वेश्चन 6, एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। ठीक है, एंजाइम जो है बायोकैटलिस्ट होते हैं। फिर देखें क्वेश्चन 7, 2Mg + O2 गिव्स 2Mg हो। यह अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 8, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए दोनों तरफ जो है तीर के निशान वाला जो चिन्ह है जो उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं आप, वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है ये कहलाती है स्वतः उत्प्रेरित। ठीक है, उत्पाद से ही जो उत्प्रेरित हो जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप क्वेश्चन चैप्टर 7, परमाणु सिद्धांत व तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व उसके गुणधर्म। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने प्रयोग विकिरण किया था अल्फा किरणों से। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण जो है मैंडलीफ ने दिया था। फिर देखें आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के किस गुण पर आधारित होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गों की संख्या 7 और 18 होती है। इसके बाद देखें, आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्वेश्चन 7, वांडरवॉल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से होती है बड़ी होती है। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखें, एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। फिर देखें क्वेश्चन 9, उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा जो कि आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 1 से 20 तक सारे जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर देखें, किसी तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे ये इसकी फ्लोरीन की विद्युत ऋणता जो है सर्वाधिक होती है। फिर सर्वाधिक धात्विक गुण के सदस्य 1 रखते हैं। फिर चैप्टर 8 देखें, कार्बन व उसके यौगिक। इस पार्ट में से आप देख सकते हैं मेथेन बंध का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। फिर C5H10 हाइड्रोकार्बन पेंटीन कहलाते हैं। फेयोन 11 का सूत्र CFCl3 होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। फिर कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन 6 देखें, प्राकृतिक रबड़ गुणवत्ता व तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर के साथ गर्म करते हैं। यह क्रिया जो है वल्कनीकरण कहलाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। यदि कार्बन में परमाणु की संख्या 3 है तो पूर्व लगन प्रॉप होता है। नेक्स्ट देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH का IPUC नाम आप इसके अंदर देख सकते हैं 3-chloro-1 प्रोपीन। चैप्टर 9 देखें, लाइट प्रकाश। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? तो सबसे पहला, निम्न में से वृहद दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। निर्वात में किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन 4 देखें, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन 6 देखें, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा आभासी व सीधा। क्वेश्चन 7 देखें, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर होगी। दूरदृष्टि में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पे रखा गया है। मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब जो है अनंत पे रखा गया है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है, आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब को अनंत पे रखा गया है तो आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी भी 20 सेंटीमीटर ही होगी। अब देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 10 अध्याय 10 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। 5 वोल्ट बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो 5 वोल्ट बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर चालक का प्रतिरोध 2.5 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखें, प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे प्रतिरोधकता जो है किस पे निर्भर करती है ये पूछा गया है। प्रतिरोधकता पूछा गया है
तो प्रतिरोधकता जो है चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा में से आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन हैं याद रखने हैं। कक्षा 10वीं के लिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सारे समान जो है सामान्य रूप से उपयोगी माने जाते हैं। तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कक्षा 9 और 10 में से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। अब देखें आगे, इसके बाद वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है। क्वेश्चन 4 देखें, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन 5, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज जो है रहती है। क्वेश्चन 6 देखें, विभिन्न मान के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा भिन्न भिन्न होगी परंतु विभवांतर एक समान होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखें, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड से 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा 4 एम्पियर। क्वेश्चन 8 देखें, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है तो रेफ्रिजरेटर ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता। चैप्टर 11 देखें, कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें से कार्य का मात्रक जूल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। यदि बल F व विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा है तो किए गए कार्य का Fs cos थीटा होगा, का मान Fs cos थीटा होगा। फिर देखें क्वेश्चन 3, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान हो तो गतिज ऊर्जा का मान, यानी यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान m है और वेग है v, तो गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/2 mv²। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी रूप में हर परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। और बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि 1 से 10 तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोर्ड परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोगों को ज़रूर ये सारे क्वेश्चंस एक बार में याद कर लेने हैं और 10वीं के साथ साथ ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी माने जाते हैं। आगे देखें क्वेश्चन 4, m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान mgh होता है। क्वेश्चन 5 देखें, शक्ति का मात्रक वॉट होता है। क्वेश्चन 6 देखें, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य का मान 40 जूल होगा। क्वेश्चन 7 देखें, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। क्वेश्चन 8 देखें, यदि एक वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वस्तु का वेग दुगना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। फिर विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसको यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें चैप्टर 12 में से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है खेजड़ली बलिदान दिवस संबंधित है अमृता देवी से, और हाल ही में देखो यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा का नाम लिखा गया है, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है। तो ये भी जो है उत्तराखंड के अंदर खेजड़ली आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने भी बहुत सारे वृक्षों को बचाने के लिए काम किए गए थे। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जो खेजड़ली गांव है, वहाँ पे अमृता देवी ने जो है पेड़ों को बचाने के लिए 363 स्त्री पुरुषों ने जो है अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। फिर देखिए भूजल संकट के कारण ये सारे हैं, भूजल स्रोतों का प्रदूषण, अतिदोहन और जल की अधिक मांग। नेक्स्ट देखें लाल आंकड़ा पुस्तक, तो रेड डाटा बुक उसको बोलते हैं। तो इसमें संकटग्रस्त वन्य जीव, दुर्लभ वन्य जीव, विलुप्त जातियाँ सभी को इसमें शामिल किया जाता है। चैप्टर 4 देख सकते हैं आप, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर अलवर में स्थित है। तो ये रेड डाटा बुक लाल आंकड़ा पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है हर बार, क्योंकि इसमें उन सभी जीवों को शामिल किया जाता है जो कि विलुप्त होने की कगार पे हैं या विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने वाले हैं। नेक्स्ट देखें सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर देखें क्वेश्चन 5, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है एंथ्रासाइट कोयले में, और पीट में सबसे कम होती है। नेक्स्ट देखें चैप्टर 13, अपशिष्ट व इनका प्रबंधन, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैव चिकित्सा के अपशिष्टों के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त होती है। तो इसमें भस्मीकरण तकनीक जो है जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निस्तारण के लिए उपयुक्त रहती है, क्योंकि इसमें जो है अपशिष्ट को जला दिया जाता है। फिर देखें तो ये भस्मीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट तकनीक है। फिर देखें पुनः चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है। तो पुनः चक्रण जो है धात्विक अपशिष्टों के लिए उत्तम उपचार माना जाता है।
ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि बार बार उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो रिसाइकिल होने वाले अधात्विक अपशिष्ट होते हैं, क्योंकि चिकित्सीय अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट को हम वापस रिसाइकिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो धरती का तापमान, औसत तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, वो इसी के कारण जो है बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे लिए, हमें इसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। अब देखें भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना निकलता है। तो प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा भारत के बड़े नगरों में 4 से 6 किलो निकलता है। फिर देखें जैविक खाद बनाई जाती है। तो जैविक खाद जो है घरेलू कचरे और कृषि अपशिष्ट दोनों से ही बनाई जा सकती है। चैप्टर 14 देखें पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें से देखें निम्न में से कौन सा पादप अनाज नहीं है। तो चना जो है अनाज नहीं है। चना साइसर एराइटिनम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे दालों का राजा कहा जाता है। तो चना जो है दालों के अंदर आता है। गेहूं, चावल और जौ जो है अनाज के भाग कहलाते हैं। तो ये भी पूछते हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम भी पूछते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, और चावल का ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ओराइजा सेटाइवा। तो चना जो है दाल होता है। फिर देखें इमारती लकड़ी पादप का कौन सा भाग है। तो इसमें आ जाएगा तृतीयक जाइलम। ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन थर्ड, अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है। तो अफीम में जो फल होता है ना, उससे लगभग 30 तरह के एल्कलॉइड निकलते हैं, जिसमें मार्फिन और कोडीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दर्द निवारक दवाइयों में उनका उपयोग किया जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो आप मेरे चैनल पे जाके डेजर्ट प्लांट वनस्पति में भी 1-2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, और खेजड़ी, रोइडा, इनके ऊपर भी मैं वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी फूल गोभी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। पुष्पक्रम जो कि इन्फ्लोरेसेंस होता है, इससे प्राप्त जो है सब्जी फूल गोभी होती है। नेक्स्ट जो है मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खियों को पालना एपीकल्चर कहलाता है। इसके बाद देखिए मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती है। 3 प्रकार की मक्खियाँ जो है मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाती है। तो रेशम प्राप्त किया जाता है कोकून से। और नेक्स्ट मुर्गी पालन का प्रमुख उत्पाद जो है अंडा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को जरूर अच्छे से याद करना है। चैप्टर 15 देखें पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का नाम नहीं है भानु, क्योंकि भूमि, गए और टेरा पृथ्वी के नाम है। भानु जो है ये पृथ्वी का नाम नहीं है। नेक्स्ट देखिए वर्तमान में भूपर्पटी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो 70% भाग भूपर्पटी का जो है जल से ढका हुआ है। फिर देखें पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व लोहा होता है। इसके बाद देखें हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह किस स्थान पे खोजा गया। तो ये हो जाएगा धौलावीरा। फिर देखें ज्वार भाटा आने का कारण। तो देखो ज्वार भाटा जो है समुद्र के जल का ऊपर चढ़ना ज्वार, और वापस नीचे उतरना जो है भाटा कहलाता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा दोनों की शक्ति जो है समुद्र के जल को ऊपर खींचती है। तो ये इसका कारण सूर्य व चंद्रमा के एक सीध में होना है। चैप्टर 16 देखें ब्रह्मांड और जैव विकास, यूनिवर्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें सृष्टि बनने से पहले क्या उपस्थित था। तो जल, सत, असत, इनमें से कोई नहीं। तो सृष्टि बनने से पहले इनमें से कोई चीज़ उपस्थित नहीं थी। इसके बाद देखें किस वैज्ञानिक ने स्थिर ब्रह्मांड के विचार को पुनः जीवित कर दिया। यानी यहाँ पे एक विचार दिया गया है कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो स्थिर है, और पूछा गया है कि ये इस विचार को पुनः जीवित करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले में डार्विन और ओपेरिन, और इसके बाद आगे देख सकते हैं आप आइंस्टीन और स्टैनले मिले। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आइंस्टीन हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अवधारणा कौन सी है। तो बिग बैंग थ्योरी जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली अवधारणा है। ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 4, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन उपस्थित था। तो 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जो है प्रकाश संश्लेषी जीवन जो है उपस्थित था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है माना जाता है। तो आप लोगों को ज़रूर जो है इसे अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट देखें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम जीव समूह को क्या कहा जाता है। तो जीव समूह जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समूह को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, उन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इन्हें जो है जाति स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें इसके बाद चैप्टर 17 पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, सर्च ऑफ लाइफ आउटसाइड अर्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एलियन शब्द का अर्थ है पृथ्वी के बाहर का जीव। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
फिर देखिए पृथ्वी के बाहर जीवन पाया जा सकता है, तो पृथ्वी जैसे ग्रह पे, तो हमारे ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है। आप मेरा सौरमंडल वाला वीडियो भी जो जाके देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने उसमें सब सारी चीज़ें बताई है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था पायोनियर 10 था। इसके बाद देखें अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को सुनने हेतु काम में आने वाला यंत्र रेडियो दूरदर्शक। चैप्टर 5 देखें, किस स्थान पर रहकर एक दिन में 15 बार सूर्योदय देखा जा सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जो है ये किया जा सकता है। इसके बाद देखें चैप्टर 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय व उपलब्धियाँ, तो इसमें से भी अपन देख लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया था, तो उन्होंने एरोनॉटिकल में अध्ययन किया था। फिर देखें सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए। 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उन्हीं की याद में हर साल जो है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई में स्थित है और चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई, तो चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक चरक संहिता जो थी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुसुप्त भी था, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहे जाते थे। और लास्ट चैप्टर देखो, जैव विविधता व इसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की इकाई प्रजाति कहलाती है। और विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत में कौन सा स्थान पे है, तो भारत कृषि सहयोग के हिसाब से 7वें स्थान पे है। क्वेश्चन 3 देखें, विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं, तो विश्व में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं। फिर देखें भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गांगेय डॉल्फिन 2009 में से घोषित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। फिर देखें निम्न में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल भारतीय क्षेत्र में आता है, तो देखो भारत में जैव विविधता तप्त स्थल पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा, तो इंडो बर्मा भी जो है इसका भारतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया, तो देखो ये 2010 से जो है मनाया जाता है। फिर देखें आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे है, तो आज लगभग 4000 जंतु प्रजातियां जो है विलुप्त होने की कगार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीण द्वारा मारा जाता है, ग्रामीणों द्वारा, तो गोएरा। तो इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां व्याप्त है जो कि गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जो कि ब्राज़ील का शहर है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें। लगभग सभी पार्टों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना